नमस्कार दोस्तों। आज हम तीन जो और महत्वपूर्ण महाजनपद थे 16 में से तीन जो बचे हुए थे उनको आज इस क्लास में देखेंगे। 13 के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में उसको देखा है। तो आज जो तीन मेन महाजनपद थे, मुख्य महाजनपद थे, उसको देख लेंगे और इसके बाद जो है वो महाजनपद का जो ये चैप्टर है उसमें खास करके जो प्रमुख 16 महाजनपद थे वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है, आगे तो बढ़ते ही जाना है, एंडिंग पॉइंट कोई होता नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले आज जो महाजनपद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो महाजनपद बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो महाजनपद है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मगध जो महाजनपद था, जो कि आगे चल के साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ, बदला, तो ये मगध महाजनपद का प्रतिस्पर्धी महाजनपद था, फर्स्ट और सेकेंड वाला। जैसे जब हम क्लास में होते हैं तो वहां भी फर्स्ट और सेकेंड का लड़ाई होता है। तो इसी प्रकार से मगध के साथ इस महाजनपद का हमेशा प्रतिस्पर्धा बना रहता था, क्योंकि ये मगध का पड़ोसी भी था। इसलिए इस महाजनपद को हम थोड़ा अच्छे से और विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। इस महाजनपद का नाम था अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। ये जो अवंती था वो मालवा तथा मध्य प्रदेश का जो कुछ भाग है वहां ये पड़ता है। ये अवंती राज्य जो है वो दो भागों में डिवाइडेड था और वेत्रवती नदी जो है वो इस अवंती राज्य के दो राज्यों में कन्वर्ट करने का, मतलब दो जो राज्य अवंती, जो दो अवंती में कन्वर्ट हो रहा था। एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो उसके बीच से होकर ये नदी, वेत्रवती नदी जो है वो इसका सीमांकन करता था, या इसका एक सीमा रेखा के जैसा ये कार्य करता था। क्योंकि व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इस महाजनपद का अपना महत्व था, व्यापार और वाणिज्य पर इसका पकड़ था। क्योंकि जहां व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो वो राज्य ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही मगध और अवंती ऐसे दो राज्य थे जिनकी सीमाओं के अंदर बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में लोहे का यहाँ पे उत्पादन होता था। और उस समय ये जो लोहे थे उनका बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि युद्ध में जो भी अस्त्र और शस्त्र का निर्माण होता था वो इसी लोहे से होता था, या और भी जो आधारभूत ढांचे का निर्माण होता था उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के एक जो प्रमुख शासक थे चंडप्रद्योत, जो कि महाजनपद कालीन ये शासक हैं, कहता है कि इन्होंने वत्स, मगध और कोसल पर भी विजय प्राप्त की थी। कुछ समय के लिए इन्होंने वत्स को हराया, कुछ समय के लिए मगध को भी हराया और कोसल पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कोसल को भी कुछ समय के लिए इन्होंने हराया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो चंडप्रद्योत थे वो बड़ा एक महत्वाकांक्षी शासक थे, साम्राज्यवादी शासक थे, और इनका बहुत ज्यादा महत्व था। इनका उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, उस समय का जो वातावरण था, उसमें इनका बहुत दबदबा था। बाद में हम देखेंगे कि चंडप्रद्योत के बाद जो उसका पुत्र होता है पालक,
पालक के समय में ये जो वत्स है उसको पराजित करके पालक, मतलब वत्स के जो बोधि कुमार होते हैं तो उनको पराजित करके पालक जो है वो उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, वत्स को कहाँ मिला लेता है तो अवंती में मिला लेता है, और फिर बाद में अवंती को भी शिशुनाग वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग द्वारा इस अवंती राज्य को भी अवध में मिला लिया जाता और मगध में मिला लिया जाता है। तो हमने आपको पीछे बताया था कि ये जितने भी महाजनपद थे उनका एक एक करके मगध में विलय हो जाता है, और इस प्रकार मगध एक साम्राज्य का रूप धारण करता है। अब यहाँ चंड प्रद्योत के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद कालीन शासक थे और पूरे महाजनपद काल के दौरान इनका अपना एक महत्व था। तो ये जो चंड प्रद्योत थे जो कि 682 से 669 ईसा पूर्व इनका शासन माना जाता है। इनकी उपाधि पृथ्वी भोग शांति, पृथ्वी भोग शांति का मतलब कि पृथ्वी को भोगने वाले इनकी उपाधि थी। तो जो बौद्ध अभिलेख हैं, जो बौद्ध महावग्र जातक है, बौद्ध जो जातक ग्रंथ हैं, और बौद्ध जातक ग्रंथ में भी जो महावग्र जातक है उसमें चंड प्रद्योत को, पहले तो ये जो राजा थे वो प्रद्योत ही थे, लेकिन इनकी क्रूरता के लिए ये बहुत क्रूर थे, इसलिए इनको चंड प्रद्योत नाम दिया गया है महावग्र जातक में। अब इनका जो अलग अलग राज्य हैं उनके साथ अगर हम संबंध की बात करें या इस राज्य की स्थापना की पहले बात करें तो कहता है कि पुलिक या पुनि नाम के एक राजा हुए जो कि उस समय के उज्जैनी राज्य के राजा के यहाँ मंत्री हुआ करते थे। उस समय का जो राज्य था वो वितिहोत्र या बृहदत्त वंश माना जाता था, और उसके जो अंतिम राजा रिपुंजय थे उस रिपुंजय की हत्या करके पुनिक ने उनके स्थान पर अपने पुत्र चंड प्रद्योत को राजा बनाया। ये जो जैसे ही चंड प्रद्योत राजा बनते हैं क्योंकि ये साम्राज्यवादी शासक होते हैं तो धीरे धीरे करके ये अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगते हैं, और इस क्रम में लिच्छवी जो थे उनके साथ इनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि लिच्छवी जो गणतंत्र था, जो कि एक प्रकार से वहां का जो व्यवस्था था वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, और ये जो लिच्छवी थे वो बड़ा महत्वपूर्ण माने जाते थे। और लिच्छवी जो राजा थे चेतक, उनका कई एक राजघरानाओं के साथ वैवाहिक संबंध था, और इसके पीछे कारण ये था कि उस समय भी ये जो वैवाहिक संबंध थे उनको राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए, राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या राज्य को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। जिस क्रम में हमने देखा था कि भाई कौशल की जो राजकुमारी हैं कौशला देवी, कौशला देवी का विवाह जो है वो बिंबिसार से किया जाता है, और काशी जो है वो दहेज में दिया जाता है। बाद में हम जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसमें और विस्तार से पढ़ेंगे कि बाद में अजातशत्रु के समय वजीरा जो कि कौशल के ही राजकुमारी थी, उनका जो शादी है वो वजीरा की शादी बिंबिसार के साथ की जाती है। तो ये जो वैवाहिक संबंध थे वो क्या करते थे कि राज्य को एक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते थे।
तो इसी क्रम में चेतक की एक बेटी थी शिवा, जिसकी शादी चंड प्रद्योत के साथ हुई थी, ताकि लिच्छवियों के साथ एक समानता का स्तर जो है उसको प्राप्त किया जाए और लिच्छवी की तरफ से निश्चिंत रहा जाए। मतलब ये जो शादी था वो एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता था। अब यहां थोड़ा हम देख लेंगे थोड़ा सा कि जो राजा चेटक थे, तो राजा जो चेटक थे उनका बहुत ज्यादा महत्व था। और जो उनकी राजधानी थी वैशाली, वो उस समय राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों इस राज्य के लिए बहुत प्रिय थे। भगवान महावीर का तो डायरेक्ट यहां से लिंक जुड़ाव, इसी वंश से वो बिलोंग करते थे। कैसे? तो अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं कि चेटक का जो वैवाहिक संबंध था उसको हम देख लेते हैं। चेटक का जो विवाह, चेटक की जो बेटियां थी उनमें से एक बेटी थी प्रभावती, जिसका शादी उसने सिंधु सौवीर का राजा उदयन के साथ किया था। दूसरी बेटी थी पद्मावती, जिसका ये सिंधु सौवीर जो राज्य है इसके बारे में हम आगे इसमें देखेंगे, इसीलिए आपको ये बता रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझें। दूसरी जो पद्मावती थी उसका शादी अंग देश का जो दधि वाहन है उसके साथ किया गया था। ये वही अंग है जिस पर कभी कर्ण का अधिकार था। कर्ण को अंग देश का ही राजा बनाया था कौन? दुर्योधन ने, जो कि महाभारत कालीन ये बातें हैं और आप महाभारत की कथाओं में इसका उल्लेख देखते हैं। और फिर ये वही अंग जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ाया कि जिसके शासकों ने कुछ समय के लिए मगध को भी पराजित किया, लेकिन बाद में बिंबिसार के समय वहां का जो शासक था ब्रह्मदत्त, उसको हराकर बिंबिसार ने इस अंग देश को जीत लिया और जीत कर इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। और फिर इस अंग देश का गवर्नर जो है उसने अपने पुत्र कुनिक को बना दिया। ये कुनिक जो है वही आगे चल के अजातशत्रु बनता है। तो आप इसको ऐसे समझिए। फिर एक बेटी थी मृगावती। मृगावती का विवाह इसने वत्स नरेश सतानिक या सातनिक, कहीं कहीं पे जो है दोनों एक ही नाम है, उनका उल्लेख होता है। ये सातनिक कौन है? तो ये सातनिक राजा उदयन, वत्स के राजा उदयन के पिता थे। और ये वही उदयन है जिसके बारे में हमने पीछे देखा है कि जो आगे चलकर चंड प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता से प्रेम करते हैं और वासवदत्ता के साथ उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। इस क्रम में भास के द्वारा रचित जो स्वप्न वासवदत्ता और उनका जो मंत्री है योगंधरायण, जिसके द्वारा जो दो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञा योगंधरायण, जिसके लेखक कवि भास हैं, जिन्होंने
स्वप्नवास बलता और प्रतिज्ञा योगंधरायण में राजा उदयन और चंड प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता का प्रेम संबंध, उदयन को प्रद्योत के द्वारा बंदी बनाया जाना, उदयन और वासवदत्ता का कारागार से भागना और इस भागते हुए दृश्यों का चित्रांकन शुंगकालीन नीति के शिखरों पर पाया जाना। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको आगे पिछले क्लास में बताया है। तो ये वही राजा उदयन थे जो कि सातनी के पुत्र थे। तो इनके साथ भी राजा चेतक का वैवाहिक संबंध था। अब एक जो बेटी थी शिवा, जिसका विवाह अवंती के यही जो चंड प्रद्योत है उनसे होता है। चंड प्रद्योत के बारे में हम देख ही रहे हैं। चंड प्रद्योत कौन थे? एक बेटी थी ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का जो विवाह था वो कुंडागम या कुंडल ग्राम के नंदीवर्धन के साथ। ये नंदीवर्धन जो थे वो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। ये नंदीवर्धन जो थे वो राजा चेतक की बहन त्रिशला और सिद्धार्थ के पुत्र थे। मतलब ये जो नंदीवर्धन थे वो भगवान महावीर के बड़े भाई थे और राजा चेतक इनके मामू थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी ममेरी बहन के साथ ही इनका शादी हुआ था नंदी वर्धन का। किसके साथ? तो ज्येष्ठा के साथ। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सारे लोग जो थे वो एक दूसरे के संबंधी थे। फिर एक थी चेलना, जिसका विवाह मगध सम्राट बिंबिसार के साथ हुआ था। तो अब हम ये अगर इसको थोड़ा गौर करें इन वैवाहिक संबंधों को, तो हम ये पाते हैं कि ये जो वैवाहिक संबंध थे वो इनको एक संघ में जोड़ने का कार्य करते थे। और ये जो राजघराने थे कि अब ये नॉर्मल चीज है कि भाई शादी विवाह कहाँ होगा, तो शादी विवाह जो है वो अपने समान स्तर वाले लोगों के साथ होगा। जो राजा होगा तो उसका शादी राजा के यहाँ होगा। तो एक प्रकार से ये सारे के सारे जो राज्य थे वो वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए थे, लेकिन इनके अंदर भी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रहा था। एक दूसरे के संबंधी होने के बावजूद ये एक दूसरे के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का हमेशा प्रयास करते रहते थे या प्रयासरत रहते थे। ये अपने संघ के द्वारा अपनी पावर को बैलेंस बनाए रखने का भी हमेशा प्रयास करते थे। अगर हम यहां बात करें तो हम यहां ये पाएंगे कि भगवान महावीर के मामा जी हैं कौन? तो राजा चेतक। राजा चेतक की बेटी हैं ये सारे लोग। पहले राजा चेतक की जो बहन है त्रिशला, उनके पुत्र हैं महावीर, मतलब महावीर उनके भतीजा और राजा चेतक उनके मामा हुए।
अब यहाँ जो राजा चेटक हैं उनका इन सारे नरेशों के साथ संबंध, मतलब ये सारे के सारे जो नरेश थे वो उनके दामाद हुए, और ये जो सारे नरेश थे वो आपस में साधु हो गए, और ये जो सारे नरेश थे वो एक प्रकार से भगवान महावीर के मौसा हो गए। समझ रहे हैं बात? तो आप इस चीज को समझिए कि जो भगवान महावीर थे, जब इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, जैन धर्म की स्थापना की, तो करीब करीब ये जो सारे के सारे ये जो राजा थे उनके ऊपर इनका प्रभाव था। ये सारे जो राजा लोग थे वो उन्हें अपने राज्य में निमंत्रित करते थे, आमंत्रित करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके जानकारी को ग्रहण करना चाहते थे, उनसे प्रभावित थे, उनके ज्ञान से कुछ पाना चाहते थे, लोगों का कल्याण करवाना चाहते थे, खुद का कल्याण करना चाहते थे। और भगवान महावीर के समकालीन जो भगवान बुद्ध थे वो भी एक राजकुमार ही थे। खैर उनके बारे में भी हम देखेंगे जब यहाँ धार्मिक स्थिति जब हम पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों के दोनों धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का ही एक मूल था, हिंदू धर्म का ही एक धड़ा निकला और उसने इन धर्मों की स्थापना की। और यही कारण है कि इन धर्मों को उस समय के जो बड़े बड़े राज्य थे या राजा थे उन्होंने अपने यहाँ संरक्षण दिया, उसको फलने फूलने का मौका दिया, क्योंकि उस समय के जो राजा लोग थे वो अभी भी धर्म के साथ जुड़े हुए थे और वास्तविक धर्म क्या है उसमें आज की अपेक्षा उनकी गहरी रुचि थी। आज आप एक वायरल वीडियो देख रहे हैं IITian बाबा का कि भाई IIT से वो पास आउट, कनाडा में जॉब, उसके बाद सब कुछ छोड़कर एक सत्य की खोज में निकलना। उस समय जो भगवान बुद्ध थे वो क्या थे? वो भी तो इसी प्रकार के लोग थे। भगवान महावीर थे वो क्या थे? वो भी तो इसी प्रकार के लोग थे, और वो तो और ज्यादा बड़े थे क्योंकि वो डायरेक्ट राजा के संबंधी थे, मतलब वो डायरेक्ट राजा होते। आज IIT से निकलने वाला कोई बच्चा इस प्रकार का कार्य करता है तो आपको हैरानी होता है। अरे उस समय तो राजा खुद, राजा का जो पुत्र था, राजा का जो बेटा था, वो इस प्रकार का कार्य कर रहा था, वो सत्य की तलाश कर रहा था। हाँ, आज हमको अच्छा लगता है कि हमने अपने सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया है। कब? जब कोई मुख्यमंत्री, जब कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार का कार्य करता है, जो हमारा राजनीतिक केंद्र बिंदु है, राजनीति जिसके हाथों में सत्ता का बागडोर है, वो अपना सत्ता छोड़कर इस प्रकार का कार्य करता, तो हमें और ज्यादा गर्व की अनुभूति होती और हमें लगता कि नहीं, हमारा सभ्यता और संस्कृति फल फूल रहा है, उसका विकास हो रहा है। लेकिन वैसा तो नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। चलिए अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। कहता है कि जीवक जो कि राजा बिंबिसार के राज्य वैद्य थे, तो जब महाराजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए तो उस समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा
ताकि जो प्रदोष हैं उनका इलाज किया जा सके। और जीवक ने ऐसा किया भी, मतलब जीवक के प्रयासों से इनका जो पांडु रोग था वो खत्म हुआ। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंबिसार और चंड प्रद्योत के साथ एक दोस्ताना व्यवहार था, गहरी दोस्ती थी, और उसके पीछे ये भी था, ये दोनों एक दूसरे के साधु भी थे। लेकिन कुछ जैन जो अभिलेख हैं वो बताते हैं कि नहीं, चंड प्रद्योत ने मगध पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस आक्रमण को विफल कर दिया है। लेकिन और बाकी जगहों पे इनका कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिलता, सिर्फ जैन लोग ये बताते हैं। अब इसके साथ हम चलते हैं कि सूरसेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहां के जो राजा थे सुबाहु, उनका उपनाम अवंती पुत्र था। ऐसा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, किस महाजनपद के शासक को अवंती पुत्र कहा गया है? तो सूरसेन के राजा जो सुबाहु थे उनको, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा माना गया है कि या तो ये अवंती की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र थे, या खुद चंड प्रद्योत से उत्पन्न ये पुत्र थे। किसी न किसी प्रकार इनका अवंती से संबंध था, इसलिए इन्हें अवंती पुत्र कहा गया है। और इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इस सूरसेन राज्य के साथ अवंती का गहरा संबंध था और इनके बीच परस्पर मित्रता का व्यवहार था। भरुकच्छ का जो समुद्री बंदरगाह है उस पर चंड प्रद्योत का नियंत्रण था, जिससे जो पूर्वी एशिया में होने वाले जो व्यापार थे उस पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करके रखते थे, और जिससे इनको बहुत ज्यादा आमदनी होता था। व्यापार और वाणिज्य पर पकड़ होने से राज्य को बहुत लाभ पहुंचता था, और जिसका फायदा वहां रह रहे लोगों के जीवन स्तर में जो वृद्धि है, जीवन स्तर में जो सुधार है, उसमें परिलक्षित होता है। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो जैन स्रोत है वहां पे ये इस बात की चर्चा है कि महावीर की एक चंदन की मूर्ति थी, और उस चंदन की मूर्ति की रखवाली के लिए देवदत्त नाम की एक देवदासी थी, जिसको सिंधु सौवीर की राजधानी विटिभय से उसको चोरी कर लिया जाता है। और ये चोरी यही कौन करते हैं? तो चंड प्रद्योत करते हैं, जैन सूत्र बताते हैं। तो सिंधु सौवीर के जो राजा थे उस समय उदयन, अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये वही राजा हैं इनकी शादी प्रभावती से हुई है, और ये भी राजा चेतक के एक प्रकार से दामाद ही हैं। मतलब राजा सिंधु सौवीर का ये जो राजा उदयन है और चंड प्रद्योत, ये दोनों भी आपस में साढ़ू ही हैं। तो ये राजा उदयन अवंती पे आक्रमण करते हैं, प्रद्योत को पराजित करते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है, और उनके सर पे, माथा पे दासी का पति वो लिख दिया जाता है। लेकिन बाद में कहता है कि पजूसना के समय, पजूसना जो है वो जैन लोगों का एक पवित्र त्योहार है, तो पजूसना के मौके पे उनको
फिर से मुक्त कर दिया जाता है और अवंती राज्य भी उन्हें वापस कर दिया जाता है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के संबंधी। इसका जो उल्लेख है वो जैन स्रोत करता है। बाकी जगहों पे इसकी जो जानकारी है वो कम मिलती है और जिसके कारण यहाँ जो है वो निश्चितता जो है वो मतलब अभी इतिहास में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको एक से दूसरे के साथ जोड़ना। इतिहास क्या है? एक दूसरे के साथ जोड़कर उस बात को पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोतों के साथ सिद्ध करना ही इतिहास है। तो यहाँ अभी इतिहास में थोड़ा ये प्रयास जो है वो चल रहा है, लेकिन इस चीज का ये उल्लेख है वो यहां से भी मिलता है कि एक तो प्रभावती के साथ ताबी सिंधु सौवीर का राजा उदयन के साथ, और सिंधु सौवीर का राज्य विटिभय से भगवान महावीर के चंदन की मूर्ति की चोरी और फिर उदयन द्वारा अवंती पर आक्रमण, चंड प्रद्योत को पराजित करना, बंदी बना लेना, फिर बाद में उसको मुक्त कर देना, और फिर कहता है कि ये वही राजा उदयन थे जो कि बाद में ये क्या करते हैं कि विटिभय में ही मतलब अपनी राजधानी में ही जैन धर्म से मतलब भगवान महावीर से प्रभावित होकर, अब एक प्रकार से भगवान महावीर भी ये राजा उदयन के क्या है, तो राजा उदयन जो है मतलब भगवान महावीर के ये मौसा हुए। तो इससे प्रभावित होकर वो जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं और अपना राज्य काज को त्याग कर, और राज्य काज भी जो था वो अपने पुत्र अभिजीत कुमार को नहीं बल्कि बहन के जो भतीजे थे शिशिर कुमार, उनके पक्ष में अपना राज्य त्याग कर और वो एक जैन साधु की तरह घूमते हुए मगध पहुंचते हैं, और मगध में जो अंग देश है वहां के गवर्नर कुनिक के यहां उनको शरण मिलता है। ये वही कुनिक है जो बाद में चलकर अजात शत्रु बनेगा, मतलब अजात शत्रु का ही नाम कुनिक है। जब अंग प्रदेश को जीता गया बिंबिसार के द्वारा तो कुनिक को वहां का गवर्नर बना दिया गया। तो इसके प्रमाण जो है वो मिलते हैं कि अंग देश का जो गवर्नर है कुनिक, उनके यहाँ ये शरण लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना ये है कि ये जो सिंधु सौवीर है वो सिंधु सौवीर कहता है कि ये शायद गंधार के आसपास का क्षेत्र या गंधार से ही संबंधित है। सिंधु सौवीर जो राज्य था वो गंधार महाजनपद का ही पार्ट था। गंधार के बारे में हम और आगे देखेंगे विस्तार से, तो उसमें हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, एक शासक का वर्णन है गंधार के राजा पुष्कर सरीन, या जिसको कुसती भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चंड प्रद्योत ने कुसती के खिलाफ भी या पुष्कर सरीन के खिलाफ भी सैन्य अभियान किया था, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। तो कुछ जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि नहीं, पुष्कर सरीन ने चंड प्रद्योत को पराजित कर दिया था। तो कुछ स्रोत जो है वो इस बात का भी वर्णन करते हैं कि उस समय पुष्कर सरीन पंजाब का जो उसका प्रांत था वहां पे अर्जुनायन नाम के जो कुछ
प्रजातियां थी, योद्धा प्रजातियां थी। इसके बाद आप जो है वो भी समुद्रगुप्त में आप वो समुद्रगुप्त का जो विजय है उसमें आप पढ़े होंगे या आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को कि वीडियो डाला हुआ है कि समुद्रगुप्त ने किन किन जो छोटे छोटे जो प्रजातियां थी उनको हराया था। तो उसमें अर्जुनायन भी जो थे वो एक थे। तो ये जो प्रजातियां थी वो वीर प्रजातियां थी। तो ऐसा जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये अर्जुनायन प्रजाति के जो लोग थे उनके साथ ये युद्ध में व्यस्त थे। कौन? तो पुष्कर सरी या पुकुसती, जिसके कारण जो बिंबिसार है उनको वो दंड नहीं दे पाते हैं, फिर भी बिंबिसार को वहां से भागना पड़ता है। तो इससे तो ये बात स्पष्ट है कि ये जो गंधार के राजा थे वो महत्वपूर्ण थे और शक्तिशाली थे, क्योंकि चंड प्रद्योत अपने समय का एक बहुत बड़ा योद्धा माने जाते थे। तो इस प्रकार कहता है कि जब बाद में बिंबिसार की हत्या करके कुनिक, भाई जिसके पास पहले अंग देश था और अंग देश के कुनिक के यहाँ सिंधु सौवीर के जो राजा थे उज्जैन, जिन्होंने अपना शरण वहां लिया था, तो जब कुनिक राजा बनता है, मतलब बिंबिसार जब राजा, अजातशत्रु जब राजा बनता है, तो एक प्रकार से मगध और अवंती के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। क्योंकि अवंती नरेश जो प्रद्योत थे उनके कौन थे? बिंबिसार तो साधु थे, और चेतक कौन थे? तो ससुर थे। और चेतक की बेटी चेलना से उत्पन्न जो दो पुत्र थे, हल और बेहल, वो उसको राजा बनाना चाहते थे और अजातशत्रु खुद राजा बनना चाहता था। इसके कारण इनके बीच मनमुटाव बढ़ गया था और युद्ध का जो नौबत है वो आ गया था और इनका जो राजधानी था उस पर भी खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए आगे चलकर जो बिंबिसार थे उन्होंने बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु जो राजा बने, तो उनके टाइम पीरियड में राजगीर पे आक्रमण की भी योजना बनाई गई, जिसके कारण अजातशत्रु को राजगीर का किलाबंदी करना पड़ा। तो हाँ, उसको भी हम देखेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और अच्छे से मजा से देखेंगे। फिर कहता है कि जिस दिन महावीर की मृत्यु हुई उसी दिन इनका भी मृत्यु हो गया, चंड प्रद्योत का भी मृत्यु हो गया। वशिष्ठ पर्वन में ये बताया जाता है कि ये चंड प्रद्योत का जो पुत्र पालक था उसने बौद्धि कुमार को पराजित किया और बौद्धि कुमार को पराजित करके वत्स को अपने राज्य में मिला लिया और बाद में, मतलब वत्स को कहा मिला लिया? अवंती में। और बाद में इस अवंती को भी शिशुनाग ने जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका ये जो चंड प्रद्योत थे वो कितने महत्वपूर्ण शासक थे। चंड प्रद्योत के बाद और भी बहुत सारे शासक हुए। पालक के बाद विशाखायुक्त, अजाक, रजाक, वर्तिवर्धन और नंदीवर्धन, जो कि 544 ईसा पूर्व तक इन्होंने इस राज्य को चलाया। बाद में शिशुनाग ने इस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। चलिए, तो अब आते हैं हम गंधार तक्षशिला। कहता है कि पेशावर, रावलपिंडी, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व का जो भाग है वो इस गंधार महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था और भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित होने के कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ा। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम तक्षशिला पड़ा। ये तक्षशिला जो था वो विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था
इस प्रकार का ये केंद्र हुआ करता था कि यहाँ जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ थी और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग थे जिनमें जीवक के बारे में हमने आपको बताया कि बिंबिसार का राजवैद्य जो कि चंड प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रस्त होने पर उनके इलाज के लिए अवंती भेजा गया था और जिन्होंने चंड प्रद्योत का पांडु रोग जो है उसका इलाज भी किया था, तो ये यहीं से पढ़े थे। इसके साथ चाणक्य, खैर चाणक्य के बारे में हम नहीं बताएंगे आपको क्योंकि एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता है। ये चाणक्य जो कि हाँ, आप बोले कि नहीं बताएंगे तो फिर क्यों बता रहे हैं, है ना। तो चाणक्य हर लोग समझ रहा है कि चाणक्य कौन है। चाणक्य नीति के बारे में हर लोग जानता है। उसके बाद प्रसूनजीत, ये कौशल देश के राजा प्रसूनजीत जिन्होंने अपनी बेटी कोसला, जिन्होंने अपनी बहन कोसला देवी का शादी जो है वो किससे किया था, तो बिंबिसार से किया था। तो ये जो कुछ बड़े बड़े नाम हैं वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हुए लोग थे। इसके साथ पुष्कलावती वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और ये पुष्कलावती जो शहर था वो अपने हीरो के व्यापार के लिए वो प्रसिद्ध था। एक पिक्चर है वो साउथ का जिसमें जो हीरो है वो अपने दादाजी का, उसके दादाजी का कुछ हीरा खो गया था भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय, तो उसकी खोज के लिए वो पाकिस्तान जाता है। हिंगलाज मंदिर का दृश्य और वो जो उस समय जो राजा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सुरंग बनाते थे, तो उसका एक पूरा पहेली है। बड़ा अच्छा मूवी है, हमने उसको 2-3 बार देखा है। तो आप जो है उसको भी समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर कौन सा है। 1 मिनट थोड़ा सा फिर मिलते हैं आपसे। लाइट चला गया। चलिए दोस्तों, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया, लाइट कट गया तो दिक्कत है। चलिए आप लोग समझ जाएंगे इस चीज को। तो हम कहाँ चल रहे थे? तो हम चल रहे थे कि हाँ, पुष्कलावती नाम का उनका जो था, उनके दादाजी का हीरो का दुकान हुआ करता था। तो शायद आप लोग भी देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो पिक्चर का नाम जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। हाँ, अब वही पुष्करती या पुष्कर शरीर जो थे वहां के प्रसिद्ध शासक थे और ये ऐसे शासक थे जिन्होंने चंड प्रद्योत को भी हराया था। और सिंधु सौबीर के राजा उदयन के बारे में जो जानकारी जैन स्रोत हमें देते हैं वो भी संभवतः यहीं के राजा थे। शायद ये पुष्कर शरीर के बाद के राजा थे और ये मगध के अजातशत्रु के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि राजा उदयन जब जैन धर्म में दीक्षित हुए तो उन्होंने उस समय के अंग देश का राजा जो कुनिक, जो कि बाद में चल के अजातशत्रु बने, तो उस अजातशत्रु के यहां ही उन्होंने आश्रय लिया था। अब ये
जो सिंधु सौबीर राज्य है वो इसी क्षेत्र में, गंधार वाला जो क्षेत्र है, गंधार से नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, ये सिंधु सौबीर राज्य एरिया जो है वो कहा जाता था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का ये क्षेत्र हुआ करता था। और महाभारत कालीन जो हमें जानकारी मिलती है उसमें दुर्योधन का जीजा कौन था? जिसका सर जो है वो मुड़वा दिया गया था, जो कि द्रौपदी के साथ कुछ जब वो ये कर रहा था, द्रौपदी का हरण करने का उसने प्रयास किया था, तो उसको पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसका वो सर मोड़ दिया गया था, जो कि दुर्योधन के बहन के पति थे। देखिए वो राजा का नाम जो है वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है, वो राजा थे। तो वो सिंधु सौबीर के, और वो सिंधु सौबीर के ही राजा थे। सिंधु सौबीर का जो क्षेत्र था वहीं के वो राजा थे। वो सिंधु सौबीर से जो है वो कुरु राज्य की तरफ वो आ रहे थे। देखिए सिंधु सौबीर का वो कौन सा राजा था? तो जयद्रथ, सिंधु सौबीर का राजा जयद्रथ, जिसने द्रौपदी को हरण करने का प्रयास किया था और बाद में उसको पकड़ के वो उसका सर मोड़ दिया गया था। तो महाभारत कालीन ये बातें हैं, और महाभारत के बारे में या जो भी महाभारत देखे हैं वो राजा जयद्रथ को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसी सिंधु और सौबीर के शासक हुआ करते थे। तो ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण था। लेकिन प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी जो है वो बताते हैं कि बाद में जो फारस लोग थे, फारस में भी खास करके जो ईरानियन लोग थे, उन्होंने बाद में इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। और जो राजा थे वो कौन थे? तो हकमनी वंश का शासक डेरियस। इस समय में ये जो गंधार क्षेत्र है वो ईरान के हाथों में चला गया, उसके कंट्रोल में चला गया। अब जो लास्ट है कंबोज, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि कंबोज जो थी उसकी राजधानी राजपुर या हटक हुआ करती थी। ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान का भाग और आधुनिक जो राजौरी और हजारा जिले हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। राजतंत्र यहाँ शुरुआत में राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक आते आते यहाँ लोकतंत्र था। गणतंत्र की यहाँ भी स्थापना हो चुकी थी, ऐसा कौटिल्य वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। इसके साथ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन कंबोजों के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का उल्लेख किया है। ये जो वार्ता शस्त्रोपजीवी वर्ड है उसका मतलब होता है कि कृषि, पशुपालन, व्यापार और युद्ध से अपनी जीविका चलाने वाले लोग, कृषि, पशुपालन, व्यापार और युद्ध से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। और ये उस समय के महाजनपद कंबोज के लिए किया गया है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हुए हैं, कई एक बार ये आए हैं कि कौटिल्य ने किनके लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग कंबोज लोगों के लिए हुआ है। ये जो कंबोज महाजनपद था वो अपने घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि ये आ गया लाइन, क्योंकि ये भारत और मध्य एशिया का जो व्यापारिक मार्ग था, भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाला जो मार्ग था, उस पे ये पड़ता था।
कंबोज अफगानिस्तान का कुछ भाग पड़ता था, ठीक है। अफगानिस्तान और कश्मीर का आज पाकिस्तान में चला गया, दक्षिण पश्चिम कश्मीर, ठीक है। तो हम जब वो पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमको ये जानकारी मिलता है कि यहाँ पे कई एक दर्रे बने हुए थे, जिससे व्यापारी हों, आम लोग हों या आक्रांता हों, इन सारे लोगों ने इसी दर्रों का यूज करके, प्रयोग करके भारत में आया, मतलब ये लोग आए, या भारत के लोग भी इन्हीं दर्रों का प्रयोग करके दूसरी जगहों पे मध्य एशिया के साथ अपना व्यापारिक संबंध जो है वो उसको स्थापित करते थे। और इन दर्रों का बड़ा महत्व था। तो ये जो कंबोज राज्य था वो इसी व्यापारिक मार्ग पे पड़ता था, और उस समय जो घोड़े थे, घोड़ा का जो व्यापार था वो बहुत चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि युद्ध के लिए जो घोड़ा थे वो बड़ा उपयोगी माने जाते थे। और ये शहर जो था, या ये जो महाजनपद था, वो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कुछ जो शासक थे वो महत्वपूर्ण थे, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शासकों में उनका नाम आता है। तो वो चंद्रवर्धन और सुदीक्षित यहाँ के मुख्य शासक हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हमने 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया, और हमें ऐसा आशा है कि जो भी बच्चा ये 16 महाजनपद के बारे में हमारे इस वीडियो को सही तरीके से देख लेगा, उसका किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उससे मिस नहीं होगा। महाजनपद काल से पूछे जाने वाले प्रश्नों का वो बेबाकी से, सटीकता से और सही सही उत्तर दे सकता है, अगर उसने ये सारा का सारा जो महाजनपद है उनका वीडियो अच्छा से देख लिया है। तो इसके बाद अब कुछ गणतंत्रीय जो राज्य थे, राजतंत्र के अलावा और भी जो अलग अलग क्षेत्र थे जहां पे अलग अलग प्रकार का शासन व्यवस्था चल रहा था, तो उनके बारे में भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो टारगेट है वो यही है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो बाकी आप समझदार हैं, समझते हैं, जो भी बच्चा हमारा ये वीडियो देख रहा है का मतलब है कि वो उसको समझाने का जरूरत नहीं है, एकदम 100% उसको समझाने का जरूरत ही नहीं है। वो समझदार है तभी वो ये वीडियो देख रहा है, तो बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।